हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका रेलवे का एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो गाइस, उसी से रिलेटेड आज मैं मैथ का एक बहुत ही शानदार एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देगा। जो कमी रह गई है उसको पूरा कर देगा। तो गाइस, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो आपके लिए क्वेश्चन आए हैं वो रेलवे में मैथ का पेपर आता है, उसको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार कर देंगे। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले ही क्वेश्चन में कि 1.05 और 2.1 का लेसअप है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब देखो एलसीएम कैसे निकलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1.05 और दूसरा दिया है हमें 2.1। समझ में आई गाइस? यानी यहाँ पे बात देखो, पॉइंट का कितनी डिजिट है? 2। यहाँ पॉइंट का कितनी डिजिट है? 1। अगर मैं यहाँ 0 बढ़ा लूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी पॉइंट का 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट का 2 डिजिट। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में कितने जीरो लगाएंगे हम? 2, क्योंकि पॉइंट का 2 डिजिट थी तो इसलिए बटे में 2 जीरो लगा लिए। सेम यही काम हमने यहाँ भी करा कि पॉइंट का कितने डिजिट? 2, तो बटे में 2 जीरो, इसलिए हमने 1 जीरो बढ़ाया था। अब हमें क्या करना है? लेसर निकालना है। और चूंकि ये कैसी वैल्यू है? भिन्न है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू का एलसीएम कैसे निकलता है? कि 105 और 210, यानी ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम, यानी जो चीज निकालनी उसको तो ऊपर रखो, और जो दूसरी वैल्यू है यानी जो बटे में है 100, इसका क्या करना है आपको? एचसीएफ, ये बटे में रखना है। ठीक है, तो बस आपके पास क्या बचा देखो। अगर मैं 105 और 210 की बात करूं तो 105 का डबल होता है 210, तो एलसीएम तो कितना बन गया? 210। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। ठीक है ना? तो क्या आ गया एचसीएफ? 100। बस अब सॉल्व कर लो इसको। जीरो से जीरो खत्म, नीचे जीरो कितने बचे? 1। तो बस एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया हमने, तो कितना आ गया? 2.1, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। समझ में आई? बस हमने यहाँ क्या करा कि यहाँ पॉइंट का एक डिजिट ना उसको 2 बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 100 बन जाएगा और यहाँ भी 100 बन जाएगा, फिर हमें एचसीएफ लेना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या है, दोनों वैल्यू को क्या कर लिया? सेम कर लिया। समझ में आई इतनी चीज? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हमसे अगले क्वेश्चन में कि जब 45342 को जो है यानी 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या शेष बचेगा, ये पूछा है। और क्या शेष है, ठीक है ना, मतलब शेष क्या बचेगा ये हमसे ये पूछा गया है। जरा देखिए गाइस, अगर मैं 45,342 को भाग दूंगा किससे गाइस? 9 से, तो शेषफल तो पूछा है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है ना? अब इसमें एक चीज समझ में आती है गाइस, कि ये जो है 9 से भाग करने का रूल क्या होता है गाइस हमारे पास, कि डिजिट को सम करा जाए। ठीक है ना? नहीं तो एक काम कर लेते हैं, क्या इसको एक तरीका और भी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर देखो समझ में ना आए तो इसको ऐसे भी कर लेना कि 9 से भाग दे लो किसे? 45,342। इसका शॉर्ट तरीका ही बता दूंगा। देखो क्या होगा, 9 पंजे 45, खत्म। चलिए जी, 3 जाएगा नहीं, जीरो लगा के 34 डालो। ठीक है ना? तो 9 तिया 27, कितना बचेगा? बच गया यहाँ पे कितना गाइस मेरे पास? 7। ठीक है ना? 2 72। ठीक है ना? तो 9 अट्ठे 72, खत्म। कुछ बचा? नहीं बचा, तो कितना आया शेषफल? 0, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये तो हो गया इसका गाइस जो मतलब बेसिक मेथड होता है जो वो। ठीक है, अगर इसको हम शॉर्ट में करना चाहे तो देखो ऐसे कर ले। क्या कि संख्या क्या थी मेरे पास? 45,342, और जब मैंने इसे 9 से भाग देना चाहा तो बस ये देख लो कि 9 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा। मतलब 9 से भाग करने का रूल क्या था कि जो संख्या गिवन है उसके अंकों का योग। जरा देखिए गाइस, 4 और 5 9, और 3 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 तो पूरा पूरा कट जाता है 9 से, कुछ बचा ही नहीं, तो यानी शेषफल कितना आ गया? 0।
हाँ, अगर यहाँ कुछ बचता तो शेषफल हम वो लिख देते, ठीक है ना, समझ में आई। अगर कुछ बचा ही नहीं तो यानी क्या है शेषफल, 0, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस, इतना तो दोनों तरीके समझ में आ गए आपको। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर है, ठीक है ना। लो जी, पेन है, पेंसिल है और इरेजर है, ठीक है ना, और जो कि है किस अनुपात में, 3:2:1, 3:2:1, ठीक है, तो अनुपात में है। चलिए जी, यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतों का अनुपात 3:2:2 है, यानी ये 3:2:2, ठीक है ना, ये क्या था, इनके कीमत, ठीक है ना, और ये इनकी क्या थी, संख्या का अनुपात, है ना। चलिए तो अमाउंट कैसे निकलता आएगा गाइस इसका, इन दोनों की गुणा कर लो संख्या की कीमत से, ठीक है ना। अगर एक पेन 3 रुपए का तो 3 कितने हो जाएंगे, 9 के, 3 × 9, ऐसी सेम पेंसिल 2×2=4 और ये 2 × 2, ठीक है ना, चीज समझ में आई। चलिए वो कह रहा है और बॉक्स की लागत कितनी है, 90 रुपए, ठीक है ना, लागत कितनी हो रही टोटल, 90 रुपए। तो जरा एक काम कर लो, इन सबको जोड़ लो, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 बराबर कितने के, 90 के, ठीक है ना। तो एक बराबर कितने के, 15×6=90, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 6। तो पूछा क्या है, तो बॉक्स में पेन की संख्या कितनी है, पेन कितने हैं गाइस, 3 ही तो है बॉक्स में, तो बस निकाल दो गाइस। अगर एक बराबर 6 के है तो 3 बराबर कितने हो गया, 6×3, यानी 6×3=18, ठीक है ना, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया मेरे पास गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर एक सिग्नल को पार करने में 27 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर एक सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को, ठीक है ना, 27 सेकंड लगते हैं, ठीक है, और 650 मीटर लंबा वो पुल था, ठीक है। चलिए जी, अगर उस ट्रेन को उस पुल को पार करने में 92 सेकंड लगते हैं, तो बताइए उस ट्रेन की लंबाई क्या थी, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा हम एक चीज जानते हैं क्या, कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, और जब ट्रेन किसी सिग्नल को या खंबे को पार करती है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है, ठीक है ना। तो बस रखो जरा, 650 मीटर लंबा पुल था, ठीक है, ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली क्या गाइस, टी, और कितने समय में पार कर रही है वो उसको, पुल को पार करने में कितना समय ले रही है, 92 सेकंड, ठीक है। लेकिन जब वो सिग्नल को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई मैंने मानी टी, और वो उसको कितने देर में पार कर रही है, 27 में, ठीक है ना। तो बस जरा अब देखो, ठीक है ना, करो जरा सॉल्व, कितना बनेगा, कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो यहीं। नहीं कट रहा तो बस इसकी उठा के गुणा करो, कैसे करेंगे, इसकी इधर करो और इसकी इधर करो, जरा करो, 650 × 27 प्लस 27t बराबर है 92t, ठीक है ना। ये इधर आके माइनस हो जाएगा गाइस, और इन दोनों की क्या कर लो, गुणा, जरा करियो गाइस कितना बनेगा, 92t-27t बराबर, ठीक है ना, इन दोनों की गुणा कर लो, 650 × 27, जरा करियो कितना बनेगा गाइस, 0, 27 बन जाए 135 का 5, हासिल लगे 13, और 27 छंग कितने हो गए गाइस, 162, 162 और 13 कितने हो गए, 175, ठीक है ना। बस जरा इसे देखो, 12 में से 7 गए 5, ठीक है, और जी 9 में 8 में से 2 गए 6, 65t, ठीक है, बराबर है
17,550। जरा सॉल्व करो गाइस, कितने से कट सके ये? 5 से काट लो पहले। 5 से काटेंगे तो 13 बार, 5 से कटेगा तो कितनी बारी है? 5 दिया 15, बचा कितना? 2। 5 पंजे 25 और 5 कम 5, 0 आ गया। अब इसे 13 से काट लो, 13 ही कम 13 और जी 13 दूनी 26, बचा कितना गाइस? 9। 91, 13 सत्ते 91, 270। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 270 मीटर लंबी। ठीक है ना? यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ, अगर हमसे यहाँ से चाल पूछता तो इस टी की वैल्यू को या तो यहाँ रख देते या यहाँ रख देते। ठीक है ना? तो ट्रेन की चाल भी निकल कर जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात नीचे? चलिए तो अगला देखते हम। देखिए क्या बताएगा इस हमसे अगले क्वेश्चन में कि जब कोई वस्तु 117 रुपए में बेची जाती है तो उस पर जो है 10% की हानि होती है। ठीक है ना? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना गाइस? 117 रुपए की बेची जा रही है, कब? जब 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब कितने की बिकेगी गाइस? वो 90 की बिकेगी। ठीक है, तो 90% की वैल्यू कितनी है गाइस? 117। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 117 बटे में 90 और मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से? 100 से। तो यहां से क्या निकल के आएगा? इसका रेट यानी क्रय मूल्य वाला। 0 से 0 खत्म, 9 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13। और 13 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 दही 130। यानी उस वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था? 130 रुपए था क्रय मूल्य। ठीक है, जिसको 117 रुपए बेचने पर क्या हुआ? 10% का नुकसान। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी हैं जो कि 2:3:4:5 के अनुपात में, और परिधि दे रखी है 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना गाइस? तो सबसे छोटी भुजा देखो, परिधि क्या होती है गाइस? यानी चारों भुजाओं का योग। ठीक है ना? तो बस चारों भुजाओं का योग जोड़ लो, कितना दे रखा है? 2:3:4:5। और जब इनकी जो परिधि है यानी इनको सबको जोड़ो, कितना होगा? 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14। हमारे हिसाब से 14 हो रही है और वो कितनी बता रही है? 112। यानी 14 बराबर 112 के। तो एक बराबर कितने के? 14 अट्ठे 112। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस निकल के? 8। उसने पूछा क्या है कि सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा इसमें क्या है गाइस? 2 ही तो है। तो बस तो 2 की वैल्यू निकाल दो। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुणा 2, यानी 8 दूनी 16। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात इतनी चीज या नहीं? चलिए अगला देखते हम। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या दिया हमें? क्या पूछा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पूर्ण वर्ग है। यानी मतलब आपको 4 संख्या दी हैं और इनमें पूछा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। अगर गाइस देखो, अगर मैं पूर्ण वर्ग की बात करूं तो यानी सबको इन्हें सॉल्व अलग अलग सॉल्व करूं। ठीक है, अलग अलग सॉल्व करके आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसमें हम क्या करें कि जो जल्दी सॉल्व हो जाए? तो देखिए गाइस, एक चीज याद रखनी है क्या? जिस संख्या का इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक क्या हो गाइस? 0 हो। ठीक है ना? इसे 0 को छोड़ दो, यानी 1 और जी उसके बाद गाइस कितना? 4 5 6 और जी गाइस आपका कितना? 1 9। ठीक है ना? ये अंक हो।
यानी 1 4 5 6 और 9, ठीक है ना, ये हो वे जो है क्या है पूर्ण वर्ग संख्या में आते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या में आते हैं, ठीक है ना, समझ में आएगा इस, मतलब अगर किसी संख्या का आपको ऐसा दिखाई दे जाए कि 1 दिखाई दे जाए, 4 दिखाई दे जाए, 5 दिखाई दे जाए, 6 दिखाई दे जाए, 9 दिखाई दे जाए और एक 0 और लिख लो इसमें, ठीक है ना, अगर ये संख्या आपको दिखाई दे जाए किसी संख्या में, तो वो गाइस आप उसको बिना आंख बंद करे भी आप जो है क्या उसे पूर्ण वर्ग पे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जरा देखिए इनमें से कौन सी संख्या का ऐसा है जिसमें इनमें से कोई एक नंबर आता हो, 9 है, हाँ मिल गया, 7 नहीं होता हमारे उसमें, 2 भी नहीं होता और 8 भी नहीं होता, तो यानी कौन सा बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस, इतनी चीज क्लियर है, चलिए ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 रुपए है, ठीक है, पुस्तक निर्माता उस पर 10% की छूट दी, ठीक है, यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो उस पुस्तक का लागत मूल्य पूछा कि क्या होगा, ठीक है ना, लागत मूल्य। अब मुद्रित कीमत का मतलब गाइस जानते हो, यानी एमआरपी वाली रेट है, 700 रुपए उसका फिक्स है, ठीक है, और वो 10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, तो छूट देखने के बाद में क्या रेट निकल के आएगा गाइस उसका, एसपी वाला, तो 10% की छूट के बाद देखो गाइस कितना रेट आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और जी 7 नम 63, यानी ये 630 रुपए क्या है गाइस इसका एसपी, ठीक है, और ये 700 क्या था उसका एमआरपी वाला, ठीक है ना, चलिए, और वो कह रहा है कि अभी भी वो 630 रुपए में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है ना, यानी 120% की वैल्यू कितनी हो गई, 630, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, ये 630 बटे में 120 मल्टीप्लाई 100, बस जरा सॉल्व कर लो गाइस, 0 से 0 खत्म, जरा देखो 3 चौक 12, 3 से काटोगे तो 21, 4 से काटोगे कितनी बार, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 आ गया, अब 21 की गुणा कर लो 25 से, तो कितना हो जाएगा, 25 ही कम 25 का 5 हासिल, कितने आएगा इस 2, 25 दूनी 50, 50 और जी कितना आएगा वो 2, 50 और 2 52, यानी 525 रुपए, यानी उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना है 525 रुपए, जिसको 630 रुपए में बेच रहे थे तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, और उसने लिख कितना रखा था, 700 रुपए लिख रखा था उस पर, ठीक है ना, समझ में आई बात, चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है कितना, 1:4, ठीक है ना, अब गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, 4πr1² अपॉन में 4πr2², ठीक है ना, और वो दे रखा उसका अनुपात कितना, 1/4, लो जी यहाँ से, तो 4 से 4 खत्म, यानी मैं यहाँ से r1 अपॉन r2 की वैल्यू निकालू तो कितना आएगा, अंडर रूट में 1/4, एक स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, यानी मतलब इसका 1/2 आ गया, ये तो इसकी जो है त्रिज्या का अनुपात आ गया, ठीक है ना, समझ में आई, बस उसके गोलों के आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ यानी आयतनों का अनुपात कैसे निकालते हैं गाइस, आयतन कैसे निकलता है गाइस, 4/3 πr1³ बटे में 4/3 πr2³, तो ये देखो 4/3 से 4/3 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बस r1 अपॉन r2 का, वो भी क्यूब के साथ, ठीक है ना, बस तो निकाल दो गाइस, यानी इसका क्यूब कर दो, अब 1/2 का होल क्यूब कर दो, तो जरा करो, 1 का क्यूब तो 1 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, यानी
1/8 यानी 1:8 यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, ठीक है ना, एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर होगी, है ना। समझ में आएगा इस मूल धनराशि के 8/5 के बराबर है, ठीक है ना, हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है 8/5 का मतलब समझेगा इस ठीक है ना, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, ठीक है ना। जो धनराशि है वो मूल धनराशि का इतना, यानी जो अमाउंट है, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल का कितना है 8/5। तो यहाँ से अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का मतलब समझ में आएगा इस, यानी 8/5 यानी 5 रुपए थे वो बढ़ के कितने हो गए 8। तो ब्याज कितने का लग गया गाइस 3 रुपए का तो लगा। बस सॉल्व कर लो गाइस, ठीक है ना। तो एसआई कैसे निकलता है गाइस, एसआई होता है क्या, मूलधन दर और समय बटे में 100, यही तो होता है। बस ब्याज कितने का है 3 का, किसने पर था गाइस 5 पर, रेट हमें निकालना है, हाँ समय कितना दिया है गाइस 5, ठीक है, बटे में 100, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 4 आ गया, इस 4 की गुणा उठा के इस 3 से कर दो, ठीक है ना। यानी रेट कितनी निकल कर आ गई 3 गुणा 4 का मतलब 12%, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या पूछा है गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। अब गाइस आरोही क्रम किसे कहते हैं हम, सबसे पहली बात तो ये आता है कि आरोही जो क्रम होता है, आरोही क्रम वो होता है गाइस बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना, बढ़ता हुआ, ठीक है ना। बढ़ता हुआ मतलब गाइस सीधा यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है ना। यानी सबसे छोटे से शुरू करना और बड़ी की और संख्या की ओर जाना है। तो अब देखिए गाइस कैसे है हमारे पास, इसमें से 3 संख्या तो पॉजिटिव यानी 0.83, 24 और 0.58, ये तो समझ में आ रही होंगी सबको। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि 0.96 माइनस का और माइनस का 0.64। तो देखिए गाइस माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है, समझ में आई। तो इसलिए सबसे पहले किसे रखेंगे हम, माइनस का 0.96, उसके बाद माइनस का 0.64, ठीक है ना। अब रख लो प्लस वाली को 0.24, उसके बाद गाइस 0.58 और उसके बाद गाइस 0.83, ठीक है ना। तो यानी सबसे पहले तो आ गई 1 नंबर वाली, उसके बाद गाइस चौथा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद गाइस पांचवा और उसके बाद दूसरा, ठीक है ना। तो जरा ये देखो ये क्रम किस में है, 1 4 3 5 2, इसमें है गाइस 100 तो एक ही है, 1 4 3 5 2, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज है नहीं। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि a माइनस बी का जो 40% है वो a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो जी a माइनस बी का 40%, 40/100 हो जाएगा परसेंट की वजह से, चलिए वो a प्लस बी के 20% के बराबर यानी 20/100। चला देखो 100 से 100 खत्म, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, 2 आ गया। तो बस सॉल्व कर लो गाइस, तो 2 की गुणा करोगे कितना बनेगा 2a माइनस 2b बराबर है a प्लस बी। तो अब ये a इधर आके माइनस और b इधर आके प्लस हो जाता क्योंकि माइनस का था। तो जरा करो गाइस कितना हो जाएगा 2a माइनस a,
फिर 2b प्लस b, तो कितना हो जाएगा इसे, यहाँ से तो a बचेगा और यहाँ से 3b बचेंगे, ठीक है ना। अब b को मैं इसके बटे में ले गया तो a बटे b कितना हो गया, 3 बटे में 1। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 1 है। उसने पूछा है जो b है वो a के कितने प्रतिशत के बराबर है। b कितना है गाइस, 1 है, ठीक है, और a कितना है 3। a के पूछा तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना हो गया गाइस, 100 बटे 3 का मतलब कितना होता है गाइस, यानी यही परसेंटेज में हो गया, ठीक है ना। तो इसने सॉल्व तो कराया नहीं, आगे से सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो कितना 33 सही 1/3%, बट उसने हमारा यही छोड़ रखा है 100/3% पर, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि अनीसा ने जो है एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, चलो जी, और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से जो है 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, ठीक है। तो अनीसा को इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहले तो हमें यही मानना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य था क्या, ठीक है ना। तो समझ करो कि जो एसपी है वो मान लो 100 है, ठीक है ना, समझ में आया। अगर मैं इसका सीपी देखने लगू तो क्या हो जाएगा, इस विक्रय मूल्य का 4/5, जरा देखो कितना आएगा, 5 से काटोगे 20 और 20 चौक 80, ठीक है ना। यानी इसके लिए सीपी कितना था गाइस, 80 रुपए, मतलब 80 रुपए में खरीद कर लाया। वो ये कह रहा है अनीसा कि अनीसा जो है इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेचना चाह रही है, ठीक है ना। 4% जब ज्यादा पर बेचेगी तो कितने की बेचेगी गाइस, वो 104 की। खरीदी कितने की है, 80 की, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको, जरा देख लो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का, 24 रुपए का। किससे, 80 से, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 खत्म, 8 दिया 24, और 3 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, इस 3 ढाई 30, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ठीक है ना। चलिए अपने वेतन का जो भी कमा रहा है उसका, अच्छा ठीक है ना। तो देखो जरा एक चीज समझो गाइस, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ठीक है ना। मैंने कहा कि विकास ने 100 रुपए कमाए, मतलब उसकी आय जो है 100 रुपए है, 80% खर्च यानी 80 रुपए खर्च करे तो बचाए कितने उसने, 20 रुपए, ठीक है। आगे कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, इस 125, और व्यय में कितने की वृद्धि हो रही गाइस, 15% की, यानी इस 15 का निकालो, 115 बटे में 100 कर लोगे गाइस इससे, जरा देखो कितना बनेगा, 0 से 0, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 23, 2 से कटेगा ये 4, 23 चौक 92, यानी अब 125 रुपए कमा रहा तो खर्चा कितना हो गया, 92 रुपए का। पहले 100 रुपए कमा रहा था तो खर्चा 80 रुपए था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो जरा देखना अब बचत कितने की हो रही गाइस, 125 रुपए इनकम है, 92 रुपए खर्च है, तो बचा कितना गाइस, 25 और 8 कितने हो गए, 33, 33 रुपए की बचत है। तो देखो गाइस पहले बचत कितनी थी, 20, अब कितनी है 33, कितने रुपए की वृद्धि हुई, 13 की, किससे हो गई, 20 से, मल्टीप्लाई 100, तो देखो जरा कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, ठीक है ना, 13 पंजे 65, 65% की वृद्धि हो गई उसकी बचत में, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात, इतनी चीजें नहीं गई। चलिए अगला देखते हम, देखिए एक रेलगाड़ी है जो पी मेरठ, हाँ एक रेलगाड़ी पी मेरठ से चलती है, शाम 4 बजे चलना शुरू करती है
और शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। ठीक है, तो यानी 4 बजे से चली और 5 बजे पहुंच गई, तो समय कितना लिया इसने पी वाली ने? पी वाली ने 1 घंटे का से समय लिया। चलिए 1 घंटे का मतलब इसे सीधा सीधा लिख लो 60 मिनट। ठीक है, जबकि जो दूसरी रेलगाड़ी है क्यू, वो गाजियाबाद से चल रही है शाम 4 बजे। टाइम दोनों का सेम है। ठीक है, 4 बजे चलना शुरू करती है और 5:30 बजे वो मेरठ पहुंचती है। कितने घंटे लगे? 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट है ना। ये समय तो है, टाइम दे रखा है, तो बस हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम लो। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60 और 90 का 180। ये 180 क्या है? डिस्टेंस है। अब ये 180 मतलब किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में जाएगी, तो कितने की स्पीड से? तो 60 से भाग दिया तो 3 की स्पीड आई निकल के। ऐसी ये 180 दूरी है, 90 मिनट में कर रही है कवर, तो स्पीड कितनी आ गई? 2 की निकल कर आ गई। ठीक है, अब चूंकि एक तो जा रही है मेरठ से गाजियाबाद, दूसरी आ रही है गाजियाबाद से मेरठ, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो चाल को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो इसकी चाल कितनी है? 3, इसकी चाल कितनी है? 2, बस दोनों को जोड़ दो, इसे कितना आएगा? 5। समझ में आई? तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय निकल गया। तो जरा देखो कितने आएगा। तो 5 दिया 15, बचा कितना? 3, 30, 5 6 का 30, यानी 36 मिनट। क्यों? क्योंकि मैंने समय मिनट में बदल दिया था ना, इसे घंटे से मिनट में बदल दिया था। तो चीज समझ में आ गई नहीं? आगे देखो कितना आसान हो गया। तो 36 मिनट बाद में दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। अब 36 मिनट बाद मतलब 4 बजे चलनी शुरू हुई थी, तो दोनों जो हैं 4:36 पर एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो तो फिर आगे चलते हैं। फिर क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में हमें? कि सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हमें? कि 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 और माइनस का 1/3। तो जरा देखो, ये 1/4 है, प्लस ये 3/8 है, फिर माइनस का 1/2 है, फिर प्लस के 3/4 है, माइनस का 1/3 है। अब हमें देखो नीचे संख्या क्या दिखाई दे रही है? ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है। तो 4, 8 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा? 24। ठीक है ना? लो जी 24 आ गया। अब इस 4 से भाग दो 24 को, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। उस 6 की गुणा कर दो 1 से, तो 6 कम 6 आ गया, प्लस 8 से भाग दो 24 को, कितनी बार जाएगा? 3 बार। उस 3 की गुणा कर दो 3 से, तो 3 तिया 9, माइनस 2 से भाग दो 12 24 को, तो 12 बार जाएगा, तो 12 की गुणा 1 से 12, प्लस 4 से भाग दो 24 को, कितनी बार? 6 बार, और 6 की गुणा करा हमने 3 से, तो 6 तिया 18, माइनस ऐसी 3 से भाग करा 24 को 8, और 8 की गुणा जब 1 से करी तो कितना बन गया? 8। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। अब इसे क्या करो, जो प्लस है वो प्लस कर लो, जो माइनस है वो माइनस कर दो। तो जरा देखो 9 और 6 15, 15 और 18 कितने हो गए गाइस? 33। 33 में से पहले तो घटाओ 12 को, तो 33 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 21। और 21 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 13, है ना? और वो भी कैसे? प्लस के। तो 13/24 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर? यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखिए आपके यहाँ जो है कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ सिंप्लीफिकेशन का जरूर आएगा, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है और स्पीड में करना है, ताकि आप अपना समय बचा लो। यहाँ से समझ में आई नहीं किसी? तो बस इसलिए ध्यान से सॉल्व करके चलना है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या दिया गया है हमें अगले क्वेश्चन में कि 14 सेंटीमीटर व्यास और नगण्य मोटाई, मतलब मोटाई जो है नेगलेक्ट कर दी है, ठीक है, एक खोखले अर्ध गोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है ना? तो सबसे पहली तो बात है हमें कि ये खोखले अर्ध गोलाकार कटोरा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये पूछा देखो। तो
क्या होता है हमारे पास, खोखले अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोरे, ठीक है, कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, वो होता है 4πr², ठीक है ना। अब चूंकि ये r है और यहां ये बात कर रहा है व्यास की, तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा ही तो होती है। चलिए जी, यहां कितना बताया, ये 14, तो त्रिज्या इसकी जब हम निकालेंगे तो r कितनी हो जाएगी, 14/2 का मतलब 7 सेंटीमीटर। बस तो सॉल्व कर लो इसे। कितना बताया हमसे, 4 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुना 7। जरा सॉल्व करो, 7 से 7 खत्म। बस तो बस आपको क्या करना है, 22×7=154, इस 154 की गुणा कर दो 4 से, तो जरा बताओ कितना बनेगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 और 15 चौका 60 और 1 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बस आपको यहां याद करने की क्या जरूरत थी कि अर्ध गोलाकार कटोरे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 4πr², ठीक है, समझ में आई। बस इतनी चीज याद करनी थी। देखिए आपको क्या करना है, 2D और 3D, ठीक है ना, 2D और 3D के आपको जो है बस थोड़े से फॉर्मूले याद करने हैं, समझे नहीं, क्योंकि 2D और 3D इन दोनों से जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूले बेस पे, तो इसलिए इन दोनों के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। समझ में आई नहीं इतनी चीज, तो चलिए फिर अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि इस बिक्री में हुआ जो लाभ है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको अगर हम बेसिक से मतलब बेसिक करें तो देखो क्या बनता है, और शॉर्ट करें तो देखो क्या होता है। तो एक चीज देखिए, 33 मीटर कपड़ा बिक्री पर जो हो तो लाभ हो रहा है, तो जब लाभ होगा तो कैसा होगा लाभ, कि 33 मीटर कपड़े का जो एसपी होगा उसमें से माइनस करो 33 मीटर कपड़े का सीपी, तो यहां से एसपी में से सीपी जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट बता रहा है क्या, कि 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के, यानी 11 एसपी के बराबर। समझ में आई बात, तो बस जरा सॉल्व करो। ये माइनस के सीपी है, ठीक है, ये इधर आके प्लस के और ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, 33 एसपी में से 11 एसपी को माइनस कर लो, बराबर 33 सीपी आ जाएगा। 33 में से 11 गए कितने बचेंगे, 22 एसपी बराबर है 33 सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी क्या आ जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 22 इसके बटे में चला गया तो 33/22, मतलब कहने का ये 22 रुपए का खरीदा 33 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 11 का ही तो हुआ था। तो बस प्रॉफिट कैसे निकला, 11, किससे हुआ प्रॉफिट, 22 से, 11/22 मल्टीप्लाई 100, बस देखो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 आया, 2 से काटा 100 को कितना आया, 50, कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 50%, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये तो हो गया इसका बेसिक, है ना। अब इसे देखो अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो बस आपको ये याद रखना होगा क्या, कि जो 33 मीटर कपड़ों का जो एसपी था, ठीक है ना, वो लाभ हो रहा है या हानि हो रही, तो हमें लाभ हो रहा है, ठीक है, कितने का लाभ हो रहा था, 11 मीटर कपड़े का। तो बस आपको जब लाभ है ना तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो जितने का लाभ है उतने को ऊपर रखकर दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी 33 माइनस 11 मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो यहां से क्या निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज। समझ में आ गई। और अगर यहां पर वो बात करता हानि की, ठीक है, कि यहां पर 11 कपड़ों का हानि हो रहा है,
तो यहाँ पर ये माइनस की जगह क्या कर देते आप, प्लस। इस समझ में आ रही है बात, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 11/22 मल्टीप्लाई 100, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो 50, यानी कितना आ गया 50%। ठीक है, दोनों तरीके समझ में आ गए ना। बस इसको देखो कि ये हुआ कैसे। अगर लाभ की बात कर रहा है तो इसमें से इसको घटा दिया, और हानि की बात करता तो यहां पर क्या होता, इसको हम जोड़ देते। क्लियर, समझ में आ गई थी चीज। तो बस चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अपना क्या बताया हम, ठीक है ना, कि 12,000 रुपए की एक राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और एक अन्य राशि को 20% पर निवेश किया गया है। एक वर्ष के में जो है कुल निवेश पर आय कितनी हुई, 14% आय हुई है। ठीक है, तो कुल कुल निवेश ज्ञात करना कि कुल निवेश कितना था। तो जरा एक चीज देखिए, मैंने बोला जो पहला भाग है वो 10% पर है, लो जी 10% पर। दूसरा भाग को 20% पर, लो जी 20% पर। और ओवरऑल तो उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, 14% का, तो ये रख दिया हमने 14%। जरा सॉल्व करो, लगाओ एलिगेशन, तो क्या होगा, इस 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेगा, इस 14 में से 10 गए तो 4 बचेगा। ठीक है ना, तो जरा निकालो रेशियो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3:2, ठीक है ना, 3:2। अब चूंकि 10% पर निवेश की गई राशि कितनी थी, 12,000, और हमारे हिसाब से कितनी है वो 3, ठीक है ना, तो 3 बराबर 12,000 के, तो 1 बराबर कितने के, 3 चौक 12, 4,000 आ गई। ठीक है ना, तो उधर कुल निवेश कितना है, 3 इस पे 2 इस पे, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू निकाल दो बस, 4,000 गुणा 5 का मतलब कितना हो गया, 4 पंजे 20। कुल निवेश कितना था मेरा, वो 20,000 रुपए था, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही है बात। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि 5,000 रुपए हैं, ठीक है ना, 5,000 रुपए की राशि है जो 12.5% साधारण ब्याज पर ही है, कितने वर्षों में बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगी। यानी 5,000 रुपए की राशि थी, बढ़ के कितनी हो रही है, 10,000 रुपए। तो कितने बढ़ गए पैसे मेरे पास, 5,000 रुपए तो बढ़े, तो ये 5,000 रुपए का ब्याज ही तो मिला होगा उसे। चलो जी 5,000 रुपए का ब्याज, और कितने पर मिला है ये, 5,000 पर ही मिला है। ठीक है, 12.5% की रेट है, टाइम हमसे पूछा गया है, तो बस बटे में 100 रख दो। क्या देखो 5,000 से तो 5,000 खत्म ही हो गया पूरा पूरा, बस पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगा, बस 125 कम 125, 125 अट्ठे 1,000, बस 8। तो टी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 8 वर्ष। यानी वो 8 वर्ष में 5,000 से बढ़ के कितने हो रहे हैं, 10,000, यानी पूरा पूरा दुगने का फायदा हो रहा है, जितने थे उतने ही, 100% का प्रॉफिट हो गया उसको। समझ में आ गई थी जी। तो चलिए, तो कौन सा ऑप्शन बना मेरे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है गाइस। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं लगा, अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज थम्स अप जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो जाए और थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिल जाए। ठीक है ना, अगर किसी में कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपना, देखिए क्या दिया गया हमें। चलिए, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और आप हमारी क्लास से जुड़कर अपने पेपर को और आसान बनाएं, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना आए। तो इसलिए गाइस आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहें और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें। यहाँ आपको गाइस
प्रीवियस ईयर के बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आपको 24 घंटे आपके लिए हेल्प सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। अगर किसी चीज में दिक्कत है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, नहीं बस आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिर गाइस, कल मिलते हैं अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।